वेलकम टू ग्लोबल स्टडी। कैसे हो बच्चों? हम अध्याय 2 क्लास 9 साइंस पढ़ा रहे हैं। उसमें हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये पढ़ रहे हैं। हमने सेपरेशन के बारे में या पृथक्करण के बारे में जो है पढ़ लिया थोड़ा, और टॉपिक्स बचे हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 3 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, लेक्चर नंबर 3 का ही नहीं, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है ना? जो डाई है काली स्याही में, क्या उसमें एक ही रंग है, उसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले क्या हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं, और क्रियाकलाप में हम क्या देखेंगे कि हमें जो भी हम उसमें पढ़ेंगे फिर उसका हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो पहले हम बहुत ही सावधानीपूर्वक क्रियाकलाप पढ़ते हैं कि क्या क्रियाकलाप में दिया गया है। देखते हैं क्रियाकलाप में क्या दिया गया है। एक छानक पत्र एक पतली परत लें, छानक छानने वाली, इसके निचले किनारों से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच दें, मतलब एक निशान लगा दें कोई भी। उस रेखा के बीच में जल घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें। कौन सी जो बीच रेखा लगा दी उसमें जल की घुलनशील, जो घुल जाए पानी में, काली स्याही की बूंद इसे सूखने दें। जब इसे हम सूखने देंगे तो जार या बीकर जो भी हम या परखली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह कहाँ इधर दिया गया, हाँ, कि वह एक मिनट, कि वह सतह से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र दिखाया गया है। देखो चित्र में आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। चित्र क्या है, जैसे कि ये हमने लिया, इसमें क्या है कि हमने ये लिया एक छानक पत्र, यानी कोई भी पेपर ले लिया, जैसे हम फिल्टर पेपर जैसे बोलते हैं, ठीक है। और पेंसिल से हमने ये निशान लगा दिया है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने निशान पेंसिल से लगा दिया, और स्याही का निशान है पे हमने स्याही का निशान छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इस परख नली में इसमें हम डिप करेंगे, इस चीज़ की डिप छोड़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं फिर वहीं से। हाँ, तो क्या है देखते हैं कि सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र में दिया है को मत। अब इसे शांत छोड़ दे, बहुत ही इसे छोड़ने बाद रख दे शांत, हिलाएं डुलाएं ना बिल्कुल। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे सावधानीपूर्वक देखें और अवलोकन करें। हम देखते हैं कोई भी हम पेपर जब तो उस अगर पानी जो होता है तो वो क्या करता है, अगर जब इसे भिगोता है तो ऊपर तरफ बढ़ता है, पानी ऊपर तरफ बढ़ता है। तो हमें इसको ये देखना है। तो अवलोकन करने के बाद हमने देखा, इसे बोलते क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक करना। डाई मतलब कलर को पृथक करना, अलग अलग कलर को कैसे पृथक करते हैं। तो क्या उत्तर है इनके पहले पढ़ेंगे, फिर उनके उत्तर भी हम देंगे। बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा? छानक पत्र हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर क्या है विद्यमान हो जाते हैं। अभी उसका हम जानेंगे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल है। क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? यस, किया है। आगे हम अभी आप देखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, हम लोगों को घर में करना चाहिए। आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने में क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है सब देखते हैं। अब ये देखते हैं, अब इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है। उसमें क्या, जल जो है विलायक, यानी विलायक क्या होता है, जिसमें हम कोई चीज़ घोलते हैं। तो डाई विलय के रूप में, डाई क्या है, विलय, डाई कम मात्रा में के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर
ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यानी बढ़ने लगता है। यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है, जो रंग कण होता है उनको भी अपने साथ ले जाता है। चाहे डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। डाई क्या होता है? दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ये डाई क्या है, तो डाई आप बता देंगे डाई दो या दो से अधिक रंगों का क्या है? मिश्रण है। डाई दो या दो से अधिक, है ना, रंगों का क्या है? मिश्रण है। उसे हम क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। डाई दो भी रंगों का मिश्रण हो सकता है, उससे अधिक रंगों का भी मिश्रण डाई हो सकता है। वेरी गुड। रंग घटक जो कि जल से में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है। जो जल में अधिक घुलनशील होगा वो तेजी से ऊपर चला जाएगा, उठता है, और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। जो कम घुलनशील होगा वो बहुत स्लो ऊपर जाएगा, जो ज़्यादा घुलनशील रंग होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। मिश्रण से, ठीक है, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को, इस मिश्रण मान लो जो डाई से बोलते हैं, क्या रंगों का मिश्रण को ही हम डाई बोलते हैं, और इनको रंगों के को पृथक करने की, अलग अलग करने की विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बात समझ में आई? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। जो क्रोम बोलते क्रोमा, क्रोम या क्रोमो से बोलते क्या? रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। देखिए आजकल कोरोना की जो किट आ रही है उसमें भी क्रोमेटोग्राफी का ही उपयोग किया जा रहा है, जो किट आती है। और वैसे साधारण रूप में आपने वैसे जो महिलाएं प्रेग्नेंट लेडीज़ यूज करती हैं प्रेगन यूज के लिए, उसमें भी क्रोमेटोग्राफी का ही उपयोग किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो हमने इन चीज़ों के बारे में देखा है। यह एक ऐसी विधि है, एक मिनट, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। जो घुलना है वो विलायक, जिस चीज़ में घुलने वो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन विलय पदार्थ वो अलग अलग हैं। समझ गए? हाँ। तकनीकी में विकास के साथ क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। इसके बारे में उच्च कक्षा में भी पढ़ेंगे। इनके प्रयोग क्या हैं, क्या अनुप्रयोग हैं इनके, उनको हम देख लेते हैं। डाई में रंगों को पृथक करने में हम इनका उपयोग करते हैं। डाई में जो मिश्रण है रंगों का, उसको रंगों को पृथक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने, प्राकृतिक रंगों उनके पिगमेंट को, उनके वर्णक को अलग करने के हम इसका प्रयोग करते हैं। रक्त से नशीली पदार्थ, ड्रग्स को पृथक करने के लिए, है ना, किसी के जो रक्त में नशा तो उसको पृथक करने इसका ही यहाँ क्रोमेटोग्राफी का ही उपयोग किया जाता है। तो आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चलो अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा अब हम पढ़ेंगे दो घुलनशील द्रवों के। हम द्रवों के अभी क्या चल रहा था? अभी चल ठोस। डाई रंग क्या होगा? ठोस ही होगा, हालांकि वो घुला हुआ है द्रव। आप क्या दो द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। अभी तक तो हम ठोस चीज़ों को पृथक कर रहे थे, तो इसमें भी हम क्रियाकलाप पढ़ेंगे। क्रियाकलाप से क्योंकि हम सब चीज़ क्लियर हो जाती है क्रियाकलाप से, इसलिए हमें ये क्रियाकलाप पढ़ेंगे। ठीक है। तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, तो आइए क्रियाकलाप को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देख लें पहले तो इसका आप चित्र को बहुत देख लें, फिर हम क्रियाकलाप पढ़ते हैं। क्रिया चित्र में क्या किया हमने, चित्र को आप दिखा दें। चित्र में क्या किया, एक थर्मामीटर लगाया, एक ये लगाया, नीचे बर्नर लगा दिया, ये स्टैंड लगा दिया। ठीक है। ये जल क्लैंप लगा दी, इसके अंदर ठंडा पानी है और ये ठंडे हो गए, इसमें आ जाता है जल संघनन, यानी जल संघनन लगता है, यानी ठंडा पानी हुआ। और जल स्टील विलयन, शीतल निवेशक, है ना, ठंडा पानी होता है वो सब होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे करते हैं ये सब पढ़ेंगे, उसको आप ध्यान से देख लिया होगा। चलिए क्रियाकलाप पढ़ते हैं, हम क्रियाकलाप देखते हैं। चलिए क्रियाकलाप।
आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करते हैं। एसीटोन भी एक द्रव है और जल भी एक द्रव ही है। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें। आसवन फ्लास्क जिसमें मतलब भाप होती है, आसवन फ्लास्क में लें। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं, दिखाया था मैंने। उपकरण को दिए गए चित्र में अनुसार व्यवस्थित करें। किया गया है इसे, ये उपकरण फिर देख लें एक बार के लिए, आप फिर देख लें कहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है, कहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, कहाँ फ्लास्क क्लैंप लगी हुई है, जल निर्गत कहाँ क्लैंप लगी हुई है, जल संग्रहण हो रहा है, जल का एसीटोन विलयन, इसके अंदर जल भी मिला हुआ है और एसीटोन भी मिला हुआ है। शीतल का निवश्यांश होगा, ठीक है, और जो एसीटोन होगा वो शुद्ध होकर कहाँ पे आया, इस बीकर में आ रहा है, ठीक है, ये इस बीकर में आ रहा है। चलिए क्रियाकलाप को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। जो थर्मामीटर में लगा रखा है उस थर्मामीटर को देखें कि कितना गर्म हो रहा है इस मिश्रण को। कौन सा मिश्रण? जो एसीटोन और जल का जो हमने मिश्रण बनाया है, और दोनों ही क्या हैं? दोनों ही द्रव हैं, लिक्विड हैं। एसीटोन बाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्र किया जाता है। पहले ये भाप बनेगा, जैसे पानी भाप बनता है, अगर ठंडा कर दें तो ये एकदम बूंदों के रूप में आता है, फिर ये बरसात होके पानी के रूप में बरसता है, ऊपर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही जब हम कोई चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा चाय बनती है तो ऊपर थाली जब उठाते हैं उसमें पानी जमा होता है, ऐसे ही क्या होता है इसमें भी भाप के रूप में एसीटोन निकलता है, और जब एक प्रणाली ज़्यादा उन्होंने दिखाया तो उसमें ठंडा पानी भरा हुआ है, तो फिर वहाँ संघनित होकर एसीटोन द्रव के रूप में फिर बीकर में इकट्ठा हो जाता है। पहले उसे भाप बना देते हैं, फिर उसे संघनित करके कर लेते हैं, द्रव में कर लेते हैं। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर दोबारा हम आपको चित्र दिखाएंगे, क्योंकि चित्र में बहुत कुछ दिया गया है, देखिए इसको, ठीक है। हाँ, दोबारा इसमें ही हमने क्या किया, इसमें ही दोबारा से ले आए। ये देखो, ये है जल इसमें है, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये है, ये वाला है। बात एक ही, दोनों एक ही क्रियाकलाप हैं, इसलिए वो दे दिया गया। उसमें कुछ और चीज़ किया, कुछ और चीज़ किया, ठीक है, एसीटोन का, ठीक है। चलिए, तो क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखते हैं हम। क्या क्या हमें उनके उत्तर देने हैं वो देखते हैं। उत्तर हमें किस किस चीज़ देने हैं। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तो आप क्या अवलोकित करते हैं? तो हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर उसमें भाप बनना शुरू हो जाता है। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठांक स्थिर हो जाता है, ये चीज़ हम देखते हैं। एसीटोन का क्वथनांक क्या है, ये सब चीज़ हम थर्मामीटर में देखते हैं, और दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या किया मैंने, इसमें सब दिया गया होगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली है और लैब में करने वाली चीज़ है, इसलिए हम इसे पढ़ के समझते हैं। इस विधि को आसवन कहा जाता है, ठीक है, इसे या वेपरेशन कहते हैं इसे हम। आसवन मतलब जिसमें भाप बन के चीज़ उसे दोबारा फिर संग्रहित कर दें, भाप बनाएं फिर उसे हम क्या करें, द्रव में कन्वर्ट करें, भाप बनाएं फिर उसे ठंडा कर लें। इस विधि क्या होता है, आसवन विधि कहते हैं, जिसमें पहले भाप बनाए फिर उसे संग्रहित करके फिर द्रव में कन्वर्ट करें। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। ऐसा अगर आपने उसे उबाला फिर वो अलग अलग हो जाए, अलग नहीं होते हैं एक, और जिनके घटकों को क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। इनके क्वथनांक यानी कि उबलने में इनके क्वथनांक जो है उसमें ज़्यादा अंतराल हो, ये नहीं दोनों नेक फिर दोनों उबलने लगे, फिर नहीं, फिर दोनों भाप बन जाएगी। दोनों का अंतराल अलग अलग हो। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से कम होता है ना, के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया था, उसे प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं, ठीक है। और एक मिनट ऊपर कर लें। अगर 25 सेल्सियस कम है तो उसे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक, पेट्रोलियम उत्पादों में से विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इसका
उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी क्या होता है? जो हमने आपको लगाया, जिसमें ठंडा किया जा रहा है, ठीक है, दिखाया था, ठंडा किया जा रहा है, वही प्रभाजी होता है आसवन। ठीक है, उसमें ठंडा पानी भरा है, उससे जब उससे भाप निकलेगी तो वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी फिर द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है, जो मैंने बताया, जो कि शीशे के टुकड़ों से भरी होती है। ये गुटके बाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। शीशे के टुकड़े का जैसे, ठीक है, बाष्प को ठंडा करते हैं, ठीक है, और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, चित्र में दर्शाया गया है। अरे रे रे, बस बस, चित्र में दर्शाया गया ये है। ठीक है, प्रभाजी संगणक जिसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, कौन सा वाला नहीं समझे? अरे भाई चलो, बार बार बताएंगे, ये दीजिए ये वाला। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है, ये हुआ। तो इस चीज़ के बारे में पढ़ा, फिर इसके बारे में फिर ये दे दिया गया वही सेम चीज़ जो कुछ था। थर्मोमीटर दिए, कार्य जल है, जल संगणक है, शीतल का निवेश, सब इसमें इसमें क्या है, टुकड़े लगा दिए गए। देखो ये देखो लगा हुआ है, इसमें कांच टुकड़े लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, शुद्ध घटक इसमें। तो वही सब चीज़ होगी। और प्रभाजी कालम, इसमें क्या होगा, कांच के टुकड़े लगे, फिर इसमें संगणक हो गए, भाप ऊपर जाएगी। ठीक है, समझ गए? प्रभाजी आसवन, इसे प्रभाजी आसवन बोलते हैं। जो 25 सेल्सियस, जिनके देखो दो विलय विलायक दो होते हैं, है ना, एक विलय है और दूसरा है विलायक, दूसरा विलायक है। अब इनके अगर बीच में जो अंतर है, अगर 25 केल्विन से कम रहता है तो फिर हमें प्रभाजी आसवन का उपयोग करना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, उसमें हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इसमें हम कुछ कांच के कण इसमें डाल देते हैं, जो प्रभाजी आसवन यानी कि उसको अवरोध करने में उपयोग करता है, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। तो हमें जानने वाली बात और याद करने वाली बात यह है कि हम ऐसी विधि में प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं जिसमें 25 केल्विन से कम का अंतर होता दोनों के क्वथनांक में। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, वायु से गैसों कैसे प्राप्त करें, वायु से गैसों कैसे प्राप्त करें, वायु जो होती है हम लोग, और वहाँ से हम गैसें प्राप्त करते हैं, क्या सिस्टम होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये हम चीज़ देखेंगे। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वायु एक समांगी मिश्रण है, यानी कि अच्छा मिश्रण है। ठीक है, इसमें कोई चीज़ में अलग अलग नहीं मालूम पड़ती। समांगी मिश्रण वाले हमने पढ़ाया आपको। तो इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, 25 केल्विन से कम इनके क्वथनांक का अंतर होगा, इसलिए हम इसे प्रभाजी आसवन का उपयोग करेंगे। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। वायु लिया हमने, और ये देखो हमने ये सब बनाया है, तो इसको देखते हैं। पहले वायु से, वायु, ये देखो वायु है, कोई बात नहीं, जगह कम है, ये वायु है। दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके, दाब बढ़ा दो आप किसी पे, प्रेशर, और तापमान कम कर दो, कम करके वायु को संपीड़ित या ठंडा करना, फिर ये द्रव में हो जाएगी, है ना। दाब बढ़ा दो और तापमान कम कर दो, तो क्या होगा, इसका संपीड़ित द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, फिर जब आप सब द्रव में बन जाएगी तब उसे हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। समझ गए, जब द्रव में हो जाए फिर गर्म करेंगे। फिर धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस का पृथक्करण, और अलग अलग ऊंचे जब होगा तो क्वथनांक अलग अलग होगा। जैसे कि क्वथनांक सेल्सियस में दिया गया है, ऑक्सीजन -183 या 183, आर्गन 186, नाइट्रोजन 196,
22% आयतन में 20% मान लीजिए लगभग, या 21% कह लीजिए, या लगभग ये 0.9 और 78.1 नाइट्रोजन, इतना परसेंटेज वायु का होता है। तो इसका वायु प्रवाह विधि के द्वारा इसे हम निकालते हैं, ठीक है, जो अलग करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो वो हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रवाही आसवन के द्वारा, ठीक है, प्रवाही आसवन के द्वारा इसका हम प्रयोग करते हैं। तो पहले हम उसको क्या करते हैं कि टेम्परेचर कम कर देते हैं और दाब बढ़ा के उसे हम संपीड़ित कर लेते हैं। तो ये दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। छानक लगा रखा है, पहले इसको दिखा दें आपको। छानक लगा रखा है, ठीक है, छानक ये लगा रखा है। वायु दाब, वायु में दवा में वायु, तो वायु दाब यहाँ बढ़ा देंगे, गर्म वायु यहाँ कर देंगे, ठीक है, और जल निर्गत यहाँ ठंडा जल जा रहा होगा, शीतल संपीड़ित हो रहा है, फिर पृथक करके यहाँ पे ठंडा होगा, ठंडा होकर फिर चला जाएगा, फिर द्रवीय ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। तो ये सब एक संयंत्र बना गया है, इसको आप अपनी बुक में बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। तो हम पढ़ते हैं यदि, अरे भाई कहाँ आ रहा, हाँ, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस, चित्र में दर्शाएगा जो हम दिखाया बड़ा वाला, को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वायु को में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। जो वायु में, जैसे वायु क्या है, वायु क्या है, विभिन्न गैसों का या अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक है, पृथक करना होगा। तो वायु, द्रव वायु प्राप्त करने के लिए हमें पहले वायु दाब बढ़ाना होगा। तो हमें क्या करना है, उसका वायु दाब बढ़ाएंगे तब उसे हम द्रव में प्राप्त कर लेंगे, और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा या संपीड़ित किया जाएगा, ठीक है, ठंडा कर लेंगे। फिर उसको हम इस द्रवित गैस को हम प्रभाजी आसवन, जो हमने बनाया प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, और यहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जो हमने बताया पहले वाले में। देखो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम उसे द्रव में ले आए, द्रव वाला हमने बताया, फिर उसे हम प्रभाजी आसवन द्वारा उसे अलग कर लेंगे, जिस चित्र में दर्शाया गया है। चित्र है ये वाला, देखिए ये तो दाब बढ़ रहा है। देखो फिर हम आपको बार बार इसलिए बढ़ा के कहीं आप जो है ये देखो दाब बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ, बार बार इसलिए बताना पड़ता कि आप जो है उसमें न पड़ जाएं कि सर क्या बता रहे हैं, हम क्या समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझ लीजिए, और न समझ में आए फिर वीडियो को दोबारा देखिए, सब समझ में आएगा। तो चलिए निम्नलिखित को उत्तर दें, या हम जानते हैं क्या है उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो क्या है, देखो ये देखो जल के अंदर जल भंडार है, और ठोस पदार्थ को नीचे बैठाकर आप बैठा देंगे तलाट में, टैंक में, निलंबित अशुद्ध को तलाट के बैठा के, बारीक बालू, ये देखो फिर अलग अलग करके इस प्रकार से हम पानी को शुद्ध करते हैं। जल घर में जल शुद्ध कर, तो इसमें हम पानी को शुद्ध करते हैं, ये पानी वाली व्यवस्था है। तो ये हम बाद देख, पहले हम इसको हमने देखा, ठीक है। तो जल वायु को ठंडा किया जाता है, तो कौन सा घटक द्रव को पृथक करता है। चलो ये किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए हमें ये क्या है, हमें एक ये क्रियाकलाप करना होगा। ये क्रियाकलाप हम करेंगे, ये क्रियाकलाप हम देखेंगे क्या करते हैं क्रियाकलाप में, ठीक है। क्रियाकलाप हम देखते हैं क्या है। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। चीनी मिट्टी की प्याली ले लें, कोई भी प्याली ले लें, है ना, कोई प्याली ले लें, और प्याली लेने के बाद प्याली बड़ी सी प्याला बन गया, प्याली ये बन गई, ये लो प्याली बन गई आपकी। इस चीनी मिट्टी प्याली में एक अशुद्ध कॉपर सल्फेट, शुद्ध नहीं अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। कोई जल की कम से कम मात्रा में लें, और फिर क्या करें, इसको आप क्या करें, इसको घोल दें, न्यूनतम मात्रा से बल्कि घोल दें, ठीक है। अशुद्धियों को छान लें, फिर उसे हम छाने घोल को। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट में घोल को वाष्पीकृत करें। जो कॉपर घोल है उसको वाष्पित भाप में यानी वाष्पीकृत करें, ठीक है। इधर आ जाइए, वाष्पीकृत करें।
विलयन को छानक पत्र से यानी फिल्टर पेपर से ढक दें और तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें, यानी कमरे में शांत रख दीजिए। ऐसे आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली से प्राप्त करेंगे। क्रिस्टल यानी कि टुकड़ों यानी कि चीनी नमक की डेली तरीका या चीनी डेली तरीका प्राप्त करें। इस प्रक्रम में क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रम को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट के आपको क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आप उत्तर दें, क्या उत्तर देना है, देखिए क्या उत्तर ये मांग रहे हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं, हम देखते हैं कि उससे घोलते हैं। ठीक है, क्या आप क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं, नहीं। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक किया जाता है, तो हम जब रख दिया तो वो आप जब बाष्पन हुआ तो वो सब क्रिस्टल रूप में रह गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या हमने उनके उत्तर निकाले। चलिए देखते हैं। क्रिस्टलीकरण की विधि का ऐसे, हाँ, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। तो ये भी आप जान लें। देखो प्रभाजन आसवन विधि के इनका द्रव का जब द्रव और द्रव का विलयन हो उसको करने के लिए किया जाता है। और क्रिस्टलीकरण किसमें किया जाता है, ठोस पदार्थ किया जाता है। और क्रोमेटोग्राफी जो हमने पढ़ा है वो किसका होता है, वो होता है ठोस और द्रव विलयन को अलग करने के लिए। तो ये कुछ इनकी आप प्रकार हैं, इनको आप जरूर याद कर लें ताकि आप वहाँ लिखने में आपको दिक्कत ना हो। उदाहरण के लिए समुद्री जल में से नमक ना, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल ठोस पदार्थ जब होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल से हम नमक हम प्राप्त करते हैं, तो ये भी क्या क्रिस्टल उड़ता है, उसमें हम भाप बनकर उड़ा देते हैं और वो क्रिस्टल हो जाता है। उसमें से बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। शुद्ध ठोस को पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण बाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। अगर आप साधारण बाष्पीकरण देखें और क्रिस्टलीकरण में सिर्फ साधारण बाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में क्या डिफरेंस है, वो निम्न कारणों से उत्तम होती है। क्या होती है, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। ठीक है, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा उत्तम होता है क्रिस्टलीकरण। बाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। ठीक है, जब बाष्पीकरण होगी तो इस ठोस को क्या कर दूषित कर सकती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा उत्तम होता है क्रिस्टलीकरण। इनके क्या उपयोग हैं, इनको हम देख लेते हैं। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं क्रिस्टलीकरण का। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मिश्रण को पृथक करने के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। ऐसी तकनीक और भी मतलब विकास हो चुका है तकनीकों का। ठीक है, शहरों में जलघर में पीने योग्य जल को आपूर्ति के लिए जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र हमने आपको दर्शाया गया है। जलघर में से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल को विभिन्न चरणों में अपना कक्षा में चर्चा करें हैं। जो हमने आपको ये चित्र दिखाया जलघर वाला, कहाँ गया, अरे भाई कहाँ, ये रहा ये जलघर वाला भंडार दिया, इसे आप शुद्ध करेंगे, ये देखो दर्शाया गया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन इनके बारे में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर
जो 5 आएगा उसमें। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िएगा ध्यान से और समझिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू बच्चों, बाय।